सो हाय एवरीवन, नमस्ते गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अपनी सीए फाउंडेशन की जो रिविजनरी सीरीज चल रही थी उसके अंदर ये अगले पार्ट में अपन पार्टनरशिप को जो ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे थे कि नया कुछ डेरिवेशन निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। पहली बात ये हुई थी कि आप किसी भी हालत में इस टॉपिक को बिल्कुल से भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ के आप नहीं जा रहे हैं इस टॉपिक को, पूरा का पूरा समझ के जाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ईजी टॉपिक रहेगा ये, राइट। तो लास्ट वीडियो में अपन ने रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, जिसके अंदर आप देखिएगा कि चेंजेस इन टर्म्स बिटवीन पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। चेंजेस इन टर्म्स जो अपना डिस्कशन हुआ था उसके अंदर बोला गया था कि पीएसआर चेंज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी, सैलरी, सब चीज़ें क्यों आ जा रही है? बिकॉज ये पार्टनरशिप है, यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर्स है, ठीक है। तो कंडीशन बदल जा रही है। अब शुरू में अगर ए और बी 3:2 में डील कर रहे थे, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि 1:1 करना है या कुछ और करना है, ठीक है, रेशियो। तो ये रेशियो चेंज होना सीधा सीधा कर दोगे क्या? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो जब आप रेशियो चेंज करते हो तो पहले एक हमारा था 60%, मतलब 3:3/5। अब इसका 1/2 मतलब वो 50% कमा रहा है, तो परसेंटेज वाइज उसने क्या किया? 10% का सेक्रीफाइस किया, ठीक है। यही तो 10% गेन हुआ। तो सिंपल सा लॉजिक ये था कि जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेशन पे करें। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब जब कंपनसेशन पे होगा तो उसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। तो कैलकुलेशन कहाँ से आती है? गुडविल की कैलकुलेशन से। गुडविल में ये भी बात हुई थी कि गुडविल जो होती है वो ऑल पार्टनर्स की टेकन टुगेदर होती है, उसको पकड़ के एक जन को मत दे देना। गुडविल में आप मल्टीप्लाई क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका कंपनसेशन आता है। इस तरीके से अपनी बात हुई थी, ठीक है। एलसीएम वगैरह की भी मैंने बात की थी उस क्लास में। अब एक बार वो वीडियो देख लो, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस जो है वो ऊपर आई बटन वगैरह में लिंक्ड होते हैं, नीचे प्लेलिस्ट भी सेम चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लो। उसके बाद आज अपन क्या डिस्कस कर रहे होंगे? आज अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर के स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप्स अपन डिस्कस कर लेंगे। आप जब क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो आपके मन में एक स्ट्रक्चर ही नहीं है कि कैसे उसको अप्रोच करना। आप कुछ भी सोचते हो कि पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना लूँ या पहले मैं कुछ और बना लूँ, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मींस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है, उसके अंदर हम एक नया पार्टनर ऐड ऑन कर रहे हैं। ऐड ऑन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐड ऑन करने के रीजंस में एक ये होता है कि एडिशनल वर्किंग पार्टनर चाहिए तो आप लेके आ जा रहे हो, एडिशनल कैपिटल चाहिए तो लेके आ जा रहे हो, ऐसी स्किल वाला पार्टनर चाहिए जो स्किल्स आप दोनों के पास नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास नहीं है, तो आप लेके आ जा रहे हो। इन कारणों से नया पार्टनर चलती बिजनेस में, रनिंग पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो एज अ पार्टनर ऐड किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका फेवरेट एग्जाम्पल A:B वॉज वर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उनका PSR सपोज 1:1 होगा। अब जब ये नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर C ले लो, इज टू बी एडमिटेड। अब जो बच्चा ना एडमिशन को ढंग से समझ जाएगा तो रिटायरमेंट तो दैट जस्ट उसका रिवर्स, जस्ट स्टेप्स वैसे ही रहने वाले हैं। इसमें पैसा आएगा, उसमें पैसा देना है, ठीक है। मोर और लेस 80 to 90% अगर जो बच्चा इसको समझ जाता है उसके स्टेप्स सेम टू सेम रिपीट होंगे डेथ और रिटायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, राइट। तो इसमें देखो सबसे पहले जो वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट। न्यू पार्टनर आ रहा है तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है नया पार्टनर, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये स्टेप नंबर 1 होता है। नया PSR निकालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाए, उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो ये निकाल लो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कितना रहा। जब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आ जाए तो इसको कंपनसेशन पे करा दो। अब एडमिशन के केस में बाय नेचुरल ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रॉफिट का शेयर गेन कर रहा है और जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कई बार सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कई बार दोनों मिलकर सेक्रीफाइस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है।
जब भी आप कंपनसेशन पे कर दो, ये यहाँ तक के स्टेप्स तो अपन ने पहली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब देखो जो न्यू रेशियो आता है इसकी कुछ 3-4 वेराइटीज हैं, ठीक। वेराइटी नंबर ए, ये चलो कंफ्यूज करेगा, फर्स्ट वेराइटी लिख देते हैं खाली अपन। फर्स्ट वेराइटी ये है कि भैया तुम दोनों क्या डील कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं आऊँगा ना, मुझे टोटल प्रॉफिट्स का 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है कि सी जो आ रहा है वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। मतलब उसने क्या बोला, टोटल फ्रैक्शन में जो 100% जो प्रॉफिट होता है उसका क्या मतलब होता है 1 में से मुझे 1/4 दे देना, बाकी तुम जान लो। ऐसा बहुत कॉमन केस में ये वाला पॉइंट रहता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो भैया एक में से उसने 1/4 लिया, क्या बचा 3/4 बच गया, तो 3/4 जो रिमेनिंग बचता है वो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना ए और बी, उसको आप उनके ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो न्यू रेशियो आपका बन जाएगा। राइट, लॉजिक मैंने आपको दे दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरे में क्या होता है, दूसरा केस ऐसा होता है कि वो क्लियर बता रहा है कि मैं ए से 1/2 लूंगा और बी से भी 1/2 ले लूंगा। इस तरीके से जैसे इसको 1/4 को 2 पार्ट में बांटोगे तो कैसा रहेगा, इसको 1/2 कर दो तो इसका एक भाग होता है 1/8, दूसरा भाग होता है 1/8। तो क्वेश्चन की सेकंड वेराइटी ऐसी हो सकती है कि सी बोल रहा है कि मुझे ए से 1/8 चाहिए और बी से 1/8 चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उनके शेयर माइनस ये शेयर इज इक्वल टू उनका न्यू शेयर, इस तरीके से निकाल लेना। और थर्ड आता है जब ए और बी का पलड़ा भारी है और ए और बी बता रहे हैं कि वो अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करेंगे, तो इस तरीके से मैथमेटिकल एरिया है। यहाँ पे और कोई डाउट हो आप बता देना। फिर इस तरीके से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकल गया। कंपनसेशन वाले पार्ट में गुडविल आप कैलकुलेट करते हो, फिर उसका गुडविल कैलकुलेशन के बाद उसकी जर्नल एंट्री पास करते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, अब जब ये आ रहा था तो हमने ना बैलेंस शीट में कुछ यहाँ पे प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, ठीक है, जब सी आ रहा था हमारे बिजनेस के अंदर, आप इमेजिन करना भाई आप उस बिजनेस में बैठे हो, आप भी हो, ठीक है, तो जब सी आ रहा है बिजनेस में तो आपने उसके पहले क्या किया था, बैलेंस शीट में आपको पता नहीं था सी आएगा, बैलेंस शीट में आपने कुछ रिजर्व्स रखा था। रिजर्व्स का क्या मतलब होता है सर, बेटा रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि जब जब आप बिजनेस करते हो आपके जब प्रॉफिट आने लगते हैं ना तो आप फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, बिजनेस के लिए यूज के लिए कुछ पैसा अलग से साइड रखते हो, कुछ पैसा आप अलग से साइड रखते हो, उनको रिजर्व्स बोलते हैं। भाई इसका नाम रिजर्व्स हो सकता है, इसका नाम पीएल अकाउंट हो सकता है। सिमिलरली एसेट साइड में अगर पीएल अकाउंट है तो पास्ट लॉसेस बचे हुए हैं। तो ए और बी ये सोचते हैं कि अगर सी आ गया और फ्यूचर अभी इसको कुछ नहीं किए और तो फ्यूचर में कभी भी ऐसा हुआ कि फर्म क्लोज हो रही हो, तो ये जो हमने पुराना प्रॉफिट कमाया, हमने मतलब ए और बी ने, ये जो प्रॉफिट है ये किसने कमाया, ये ए और बी ने कमाया था, जो इन लोग इकट्ठा करके बैठे हैं। तो ए और बी ऐसा सोचते हैं कि अगर ये इसका कुछ भी नहीं किया ऐसे ही पड़े रहने दे तो फ्यूचर में जब सी आएगा, सी जब आएगा तो उसके बाद अगर कभी उसके आने के बाद कभी अगर इसका बंटवारा हुआ तो वो भी ना लालची हो जाएगा, वो भी बोलेगा मुझे ये पुराने प्रॉफिट्स का हिस्सा दो। बट जेन्युइनली आप सोचो कि उसके ओनर्स कौन है, जो प्रॉफिट पुराने पड़े, सी के पहले आने वाले प्रॉफिट पड़े हुए, उसका ओनर कौन, ए और बी, उन्होंने कमाया था। तो कोई झंझट मत डालो, सिंपल है, नया पार्टनर है, उसके पहले जो पुराना हिसाब पड़ा हुआ है ना ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ट्रांसफर पास्ट प्रॉफिट्स प्लस लॉसेस टू पुराने पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर आप पूछते हो सर 4-5 नाम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई एक रिजर्व करके कोई भी नाम का होता है, रिजर्व्स, ठीक है, फ्री रिजर्व जिसको बोलते हैं, जो फ्रीली किसी पर्पज से नहीं बनाया गया था, ऐसे ही रखा गया था, रिजर्व्स। रिजर्व्स पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वहां पे अगर दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट दो स्पेशल रिजर्व आते हैं इसके अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब भाई एकदम सिंपल सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसलिए बनाए थे कि कभी फैक्ट्री में किसी वर्कमैन या एम्प्लॉय को हाथ वाथ कट जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए उसके साथ, तो उसको कंपनसेट कर पाए। नियम है ना, क्योंकि आपके फैक्ट्री प्रीमाइस में काम कर रहा था, कुछ लॉस हुआ तो सॉरी, नियम है
कि वर्कमैन आपके प्रीमाइस में काम कर रहा है, किसी के भी प्रीमाइस में, तो वहां अगर लॉस होगा, उसको कुछ भी हाथ पाँव कट गया, कुछ भी हो गया एक्सेट्रा, तो उस केस में जो कंपनी है वो उसको कंपनसेट करेगी। तो जिस दिन सी आ रहा है उस डेट पे अगर जैसे सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए था, अब यहाँ पे 3 वैरायटी हो सकती है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी ऑलरेडी ड्यू है, तो पूरा का पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सिंपल, मतलब उसको रट्टा मत मार। देख 1 लाख बनाए क्यों थे, वर्कमैन के लिए बनाए थे, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है अभी तक, सी के आने के पहले तक, को इसको बांट दो फटाफट ए और बी में। बट अगर कोई लाइबिलिटी है, सपोज 25,000 बांटने का आ गया किसको, एम्प्लॉय को, तो आप बचा हुआ 75,000 जो है वो ए और बी में बांट देना। लेकिन अगर लाइबिलिटी उससे ज्यादा हो गई, सपोज लाइबिलिटी 1,20,000 की होती, तो क्या आप ए और बी में पैसा बटेगा? द आंसर इज नो, ए और बी में पैसा नहीं बटेगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूज किया जाएगा। और 20,000 एक्स्ट्रा जो आया वो कहां से यूज करें सर? उसको फ्रेश और फ्रेश पीएल अकाउंट में खर्चा चढ़ा दो, 20,000 रुपए का पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी सपोज 1 लाख का था। अच्छा, फ्लक्चुएशन का मतलब अप एंड डाउन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब इन्वेस्टमेंट का अप एंड डाउन होना, उसका लॉस इसमें एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से सोच के रिजर्व बनाया गया था। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब एक हमने शेयर खरीदा है सपोज से 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख का 5,25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई लॉस है क्या? आंसर इज नो। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज नहीं करना है। बट 5 लाख का प्रॉफिट अगर 4,70,000 हो गया, तो यहाँ पे लॉस आया 30,000 का, तो इसको इससे एडजस्ट करेंगे, ऐसा सोचे थे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की लाइबिलिटी क्या है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आईएफआर होगा ना, तो सामने आप देखना एसेट साइड में पक्का पक्का ढूंढना ना जाके बैलेंस शीट में, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखी होगी कॉस्ट प्राइस, जिस दिन खरीदे थे उस दिन कितने का था, और जो आज की डेट की मार्केट वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रही होगी। अब अगर उसमें शॉर्टफॉल आया है तो ये रिजर्व को उसके लिए एडजस्ट करना, रिमेनिंग बांट देना। शॉर्टफॉल ज्यादा होगा तो पीएल से आ जाएगा, जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और शॉर्टफॉल होगा ही नहीं तो पूरा का पूरा आईएफआर आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस तरीके का इसका लॉजिक होता है। तो फटाफट से इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये और दिमाग में बैठ जाएगा। 3-4 बार कर लोगे ना तो ऐसा मतलब रैंडमली भी आप भी बोलना चालू कर दोगे, जैसा मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके मतलब एकदम बिना प्रिपरेशन के सीधा आपको आके बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सर क्या आप हमको प्रिपेयर करके क्यों नहीं पढ़ाते हो, कोई गलती नहीं हो जाएगी? नहीं भाई नहीं, विश्वास करिएगा, इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि आप आधे नींद में भी पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और आपका भी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पढ़ाई इस तरीके से करो कि कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा घुस जाए कि आपको कोई आधी नींद में पूछे ना तो आप सही बता रहे हो। दैट इज द स्किल। मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए अपने को नहीं पढ़ना है भाई। सर आप बार बार ना भाई मतलब किसी पे बातें करते हो तो क्या हो गया भाई, बात तो रेलेवेंट है ना आपके लिए, सुन लो चुपचाप से और मान लो इस चीज को, ठीक है। अब पुराने ये सब चीज बांट रहे हो, फिर ना ए बोलता है बी को, ए ने क्या बोला बी को, सुन ध्यान से। ए ने बोला बी को कि भाई ये सब तो हमने पुराने प्रॉफिट वगैरह बांट दिए, बट ना बैलेंस शीट में अगली कहानी, पॉइंट नंबर 5। अब यहाँ पे ना ए बोल रहा है बी को, ए टू बी दैट वी हैव लैंड लैंड इन बैलेंस शीट विच इज, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ, विच इज रिफ्लेक्टेड एट कॉस्ट। ध्यान देना इस बात पे, बैलेंस शीट पे जो हर आइटम है ना वो कॉस्ट पे दिखाई जाती है, करंट मार्केट प्राइस पे आप नहीं दिखाते हो, ये नियम है अकाउंटिंग का। अब देखो जी, ऐसा है, टाइमलाइन समझिएगा, कुछ भी चीज़ समझ में ना आए टाइमलाइन के बेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज 5 years अगो लैंड परचेस हुई थी 1 लाख रुपए में, सी एडमिट यहाँ हो रहा है। तो अभी जब 1 लाख में जमीन परचेस किए थे ना, वो हो गई है 80 लाख मार्केट वैल्यू, पर बुक वैल्यू तो आज भी 1 लाख दिखेगी। फ्यूचर में सी के एडमिशन के बाद इफ एनी टाइम, इफ एनी टाइम अगर लैंड इज सोल्ड, ध्यान देना इस बात पे,
तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अब यहाँ पे सपोज 1 करोड़ की वैल्यू हो गई है, सपोज हो जाती है 1 करोड़ माइनस बुक की कॉस्ट 1 लाख, 99 लाख का प्रॉफिट है, एक्चुअल में है 99 लाख का। खरीदे 1 लाख में थे, बेच अगर 1 करोड़ में रहोगे तो यहाँ पे 99 लाख का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ना सी के मन में हल्की हल्की लालच फ्यूचर में आ ही जाएगी, ठीक है। तो सी बोलेगा अगर इक्वल शेयरिंग रेशियो 33 बांट दो, तो ये दोनों को लगेगा बुरा। क्यों भाई? क्योंकि 1 लाख से 80 लाख की जर्नी तो इन्होंने दोनों ने अकेले तय की थी, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे देखोगे, भले बुक्स में कुछ भी देख रहा है इस तरह से करा है, बट प्रैक्टिकली तो जमीन 80 लाख की हो गई थी जब सी आया। तो ए और बी ये बोल रहे हैं काम करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट और लाइबिलिटी है उसको जब सी एडमिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, उस दिन तक पूरा एक काम करते हैं, हम रीवैल्यू कर लेते हैं, रीवैल्यू, ठीक है। सी आ रहा है तो आज अपन सब एकदम फ्रेश रिवैल्यूएशन कर लेंगे कि तेरे आने से पहले हम पूरी बैलेंस शीट में हर चीज को आज के दिन तक की वैल्यू तक पहुंचा दें, और जो इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो कॉस्ट या प्रॉफिट या जो भी है वो हम पुराने हम अभी अभी हम शेयर कर लेते हैं, तो बाद में ना झगड़े नहीं होंगे। और फेयर भी है ना यार, क्योंकि ए और बी ने यहाँ तक वेट किया है, चालू किया था, तो उन्हीं का हक बनता है इस प्रॉफिट्स के ऊपर, एंड देयरफॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आ जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके पीएल अकाउंट की तरह ही है, मतलब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब इसके डेबिट में आप डालोगे लॉसेस और क्रेडिट साइड में डालोगे प्रॉफिट्स। अब सपोज हमको लैंड बढ़ानी है, आज की डेट में 80 लाख की वैल्यू हो गई है, तो मतलब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 70 लाख का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे लिख दो बाय लैंड वैल्यू इंक्रीज कितना, 70 लाख। सिमिलरली वैल्यू डिक्रीज भी होगी, कंप्यूटर खरीदे थे या ऐसा कुछ भी जबरदस्ती डिक्रीज करना हो तो यहाँ पे 2। अब इसमें कोई अगर लाइबिलिटीज भी है जो डिक्रीज हो रही है तो वो प्रॉफिट में आता है, तो बाय लाइबिलिटी ले लो, और अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज कराओगे जबरदस्ती तो 2 लाइबिलिटी कर देना यहाँ पे। और ये जो जो अमाउंट्स है ना वो डिफरेंस क्या आ रहे हैं अमाउंट, ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट मत ले, जैसे आज की वैल्यू 80 लाख है तो 80 मत डालो, ठीक है, डिफरेंस डालो यहाँ पे, डिफरेंस डालना, फिर ये सारी एंट्रीज पास कर लेना, फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना, यही तो लॉजिक है। और इसका रट्टा क्या माना, आप लोग रट्टा मार दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, नहीं करना यार ऐसा, दिस इज नॉट टू बी डन गाइस, ठीक है। लॉजिक, क्योंकि लॉजिक की रिवैल्यूएशन के ये है ना कि भाई सी के आने के पहले पुराने पार्टनर्स जो पुरानी चीजें हैं उसको आपस में बांट ले, तो बट ऑब्वियस है वो कि पुराने पार्टनर्स को पुराने पीएसआर में चीजें बटेगी। अब देखो रिवैल्यूएशन का जो पॉइंट होता है क्वेश्चन में, उसमें 2 वेराइटीज होती है। कई बार वो लैंग्वेज ऐसे यूज करता है कि लैंड इज इंक्रीज्ड 210%, या लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इस तरीके से लैंग्वेज में वो आपको घुमाते हैं। दिमाग कूल रहेगा तो आराम से गलतियां नहीं करोगे, रट्टा मत मारना, शांति से चीजों को बनाना, बेहतरीन बनेगा आपका पेपर, ठीक है। अब देखो रिवैल्यूएशन हो गया, अभी तक रिकॉल करते हैं फटाफट माइंड से, ठीक है, आप अपनी कॉपी मत देखना, अपन लॉजिकली रिकॉल करते हैं। जब नया पार्टनर एडमिट होगा सबसे पहले बात होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल, उसके कारण कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर गेन करेंगे, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। अब कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए गुडविल की रिक्वायरमेंट आएगी, तो गुडविल कैलकुलेट कर लें जिस टाइप का क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ उस हिसाब से, ठीक है, चाहे एवरेज प्रॉफिट का हो, कैपिटलाइजेशन का हो, या तो फिर वेटेड एवरेज का हो, ठीक है, या सुपर प्रॉफिट मेथड को, ये सारे मेथड्स हैं, इनसे अगर आप निकालते हो चीज़ों को उसके बाद निकाल लो, जो गुडविल आएगी वो पूरे फर्म की आएगी। इस गुडविल में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई करना, उस हिसाब से पुराने पार्टनर्स को वो पैसा मिल रहा होगा जो गुडविल का आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बोला कि बैलेंस शीट देखना, कुछ पुराने प्रॉफिट्स दिखते हैं, पुराने रिजर्व्स दिखते हैं, उनको भी आप पुराने पार्टनर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड बांट दीजिए। अब रीवैल्यूएशन करना है, रीवैल्यूएशन किसका करना है, बैलेंस शीट पे जो एसेट एंड लाइबिलिटी है सी के आने के पहले, हम सी के जब आया ना जिस डेट पे, उसी डेट पे पूरी वैल्यूज खींच के लेके आ जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका कि बेहतरीन तरीके से आज की वैल्यू निकल गई, पुराने इससे जो प्रॉफिट लॉस आता था वो इन्होंने बांट लिया आपस में। जब इन्होंने बांट लिया है तो चीजें आज की डेट तक सी के आने तक एकदम कॉन्क्रीट हो गई हैं। इसके बाद अब चुपचाप लास्ट स्टेप बचता है, 6th स्टेप, अभी तक जितनी भी एंट्रीज की ना उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो, लास्ट स्टेप है। कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। अब अगर बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई ऐसा तोपचंद वाला बात है ही नहीं, ठीक है, सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बढ़िया सीधी सीधी लाइन खींचो,
स्केल वेल पकड़ के, ठीक है, बीच से डिवीजन दीजिए डेबिट क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट, एकदम इजी, कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार। तुम लोग जबरदस्ती टेंशन लेते रहते हो सर, इतना भारी दिखता है क्योंकि तुम लेते हो उस चीज़ को भारी, भारी है नहीं वो आपके मतलब ओपिनियन मत बनाओ ना यार, करते जाओ फटाफट काम करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। टोटल कॉलम भी डाल दी सब, ये ले भाई टोटल कॉलम भी। सबसे पहले बैलेंस शीट देखना, सबसे पहले जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ सबसे पहले देखो, एकदम ईजी है। सबसे पहले देखना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से जो पुराना ए और बी का कैपिटल है उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। स्टेप नंबर एकदम ईजी, बैलेंस शीट देख के यहाँ पे बैलेंसेस लेके आना है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली एंट्री रहेगी, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, जो सी अपना कैपिटल लेके आएगा ना वो सी के कॉलम में आप डाल देना, ठीक है, 1 लाख 5 लाख जो भी लेके आए। फिर जो पैसा गुडविल के लिए लेके आ रहा है, जो पैसा गुडविल के लिए लेके आ रहा है उसका एंट्री क्या होगा, पहले बिजनेस में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो देंगे किसको, ए और बी को देंगे। तो अब देखो ए और बी कैपिटल अकाउंट में डाल दो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ और यहाँ डैश। इसकी प्रीवियस एक्चुअल पीछे की कहानी है ये देखो, फर्स्ट एंट्री बैंक टू प्रीमियम, ये प्रीमियम जो ये टेम्पररी पार्किंग अकाउंट है इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर जब इस प्रीमियम को ए और बी को बांटोगे तो प्रीमियम टू ए टू बी, गुडविल का अमाउंट कहीं पे भी बैलेंस शीट तक नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले पैसा आया प्रीमियम अकाउंट में डाला, इमीडिएटली प्रीमियम अकाउंट को ए और बी में डाल के क्लोज कर दिया, और यही एंट्री आपकी ये वाली रिफ्लेक्ट कर रही है। जब ये हो जाए तो यहाँ पे आप बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके इसका प्रॉफिट ले लो, और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाए तो टू रिवैल लॉस यहाँ डाल देना। ए और बी की पुरानी कोई ड्राइंग्स पड़ी हुई है तो टू ड्राइंग्स ले लो। अब इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो दे देना, सैलरी देना हो तो दे देना, टू आईओडी यहाँ से काट लेना, ठीक है, उनके अकाउंट से। ये सब चीज़ें हो जाएं। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इनको 1-1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल बैठा हुआ है बट उसमें से 50-50 अपने घर को लेके जा रहे हैं, तो टू यहाँ पे बैंक करके एंट्री उनके घर को भेज देना पैसे को। अभी अब सब कर लो, उसके बाद टू बैलेंस क्लोज डाउन, और अब तो आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना अलाउड है, तीनों का फटाफट इस साइड का टोटल मारो, उधर माइनस करो, यहाँ पे बैलेंसेस आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, सर फ्लक्चुएटिंग मेथड कैसे पता चलता है, या तो क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है, तो भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये आपका प्लेन सिंपल अकाउंट बनेगा, और इसी को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन में अगर ऐसा रहा, क्वेश्चन में ऐसा केस रहा कि क्वेश्चन में कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट्स भी दिख रहे हैं, इफ इन क्वेश्चन current account then fixed capital method। सर ये फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, तुम एक अलग से करंट अकाउंट बना लेना, और जो मैं एंट्रीज यहाँ मार्क कर रहा हूँ ना ये आपकी करंट अकाउंट में चली जाएगी। ये जो मैंने डब्बा बनाया, डब्बा आप भी बना लो ना यार, अलग से क्यों जबरदस्ती मेहनत करते हो रिवीजन के समय। ये जो डब्बा बनाया ना ये उठ के वहां जाएगा, कहाँ, करंट अकाउंट के अंदर चले जाएगा, और जो बाकी एंट्रीज है वो यहीं रह जाएगी, सीधा सीधा यहाँ बैलेंस निकलेगा और वहाँ बैलेंस निकलेगा। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओ, नेक्स्ट बैलेंस शीट भयंकर इजी स्टेप्स बेटा, मेरे वाले ही फॉलो करना, मजा आ जाएगा। रट्टा मारना नहीं, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना। बैलेंस शीट एज एट लिखूं कि ड्यूरिंग द ईयर लिखूं, ये पता है कि नहीं आप लोग को, 11th क्लास का लॉजिक भाई, ये एज एट लिखना, ड्यूरिंग द ईयर मत लिख लेना, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। एज एट ये पोजीशन स्टेटमेंट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम की आपकी पोजीशंस बताता है, राइट। सबसे पहले जो जस्ट ऊपर वाला अकाउंट अपन ने बनाया ना बैलेंसेस, इसको लेके इधर आ जाना बैलेंसेस को, ठीक है, सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बिना दिमाग लगाए जब भी बैलेंस शीट स्टार्ट करो सबसे पहले वो बैलेंस। आप लोग ना दिक्कत क्या होती है अकाउंटिंग में, आपको ना क्लियर एक फ्लो नहीं पता होता है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट कैसे करना, तो एग्जीक्यूट ऐसे करना है। आप लोग रैंडमली ऐसे ऐसे देखते रहते हो, फिर कुछ तो भी टाइम वेस्ट करते हो, इसलिए आपको अकाउंटिंग में टाइम वेस्ट होता है। जो मैंने
पर्सनली देखा है। सीधा इसको उठा के बैलेंसेस डाल दो, स्टेप नंबर 1, ठीक है। जो मैंने अभी अकाउंट बनाया वहां पे बैलेंस दिख रहा है ना, अपडेटेड बैलेंस है, वो अपडेटेड बैलेंस यहाँ लेके आ जाओ। अब पुरानी बैलेंस शीट देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना, ठीक है, किसमें किसमें क्या क्या माइनस हुआ है। वो जैसे मान लो पुराने जो जो अपने प्रॉफिट्स थे वो तो हमने बांट दिए, तो वो नहीं बचे, वो इसमें नई बैलेंस शीट में लेके मत आ जाना, ठीक है, वो मत लाना। और जो कुछ लाइबिलिटीज है जो बड़ी होंगी तो इधर बढ़ा दो, कम हुई होगी तो क्या पे कम कर दो। फिर लैंड मैंने आपको बताया था ना कि 80 लाख की अपन अपग्रेड कर दिए हैं, तो पहले 1 लाख की दिख रही थी, अब वो यहाँ पे 80 लाख की दिख जाएगी, ठीक है। ऐसे कर करके सारे एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट, जो अपडेटेड अमाउंट है उस पर डाल दो। और लास्ट आप एडजस्टमेंट करना कैश और बैंक पे, यहाँ पे लिखना, ब्रैकेट खोल देना, जो पुरानी बैलेंस शीट में लिखा रहेगा उसको ओपनिंग बोला जाएगा, प्लस जो सी कैपिटल लेके आया है वो डाल दो, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दो, माइनस अगर कोई विड्रॉल हुआ होगा तो कैश अकाउंट को यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे ना, आपकी बैलेंस शीट 100% टैली हो रही होगी। ये आपके स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से एडमिशन का क्वेश्चन बन रहा होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान दें। और इस चीज़ के ऊपर ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एडमिशन का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिशन। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, आज ही डाल दूंगा, उसमें अपन वो जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला जो मेथड होता है उसको थोड़ा और इलेबोरेटेड तरीके से डिस्कस कर लेंगे ना, फिर अपना रिटायरमेंट डेट भी भयंकर ईजी हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ तक रखता हूँ। इससे आप जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। तब तक ये जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे आ जाना, और नेक्स्ट वीडियो पे अपन बात कर रहे होंगे कि इस चीज़ की कि भैया अपने को ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है और वो जो फ्लक्चुएटिंग और सबका प्रोपोर्शनेट करके जो एक निकलता है क्रक्स बाद में, कि एक ही बेसिस में बी का, पुराने पार्टनर्स के बेसिस में नए का कैपिटल है, नए के कैपिटल में नए नए के हिसाब से पहले वाले का, ये सब एक रहता है कैलकुलेशन, तो उसको अपन कर लेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।